नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो लेकर आ गया हूँ क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। अब ध्यानपूर्वक आप समझिए, ये 5 अंक में हर साल पूछे जाने वाले हैं। चैप्टर 7 के जो डेरिवेशन हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इससे जो न्यूमेरिकल है वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यानी न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा तो वो भी 5 अंक में ही पूछा जाता है, 3 से 5 अंक के बीच। तो ध्यानपूर्वक कौन कौन से डेरिवेशन है समझते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक, पहला जो है एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ ये चैप्टर नंबर 7 का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे चैप्टर नंबर 7 से चौक कुंडली वगैरह हो गया ये सब, और ये ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर मैंने बारीकी से करा रखा है, बहुत सारे मैंने टॉपिक करा रखे हैं। अभी कल की वीडियो देखना, लेटेस्ट वीडियो जहां पर मैंने लिखा है लास्ट रामबाण, और लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है। उसमें मैंने पीडीएफ के जरिए बहुत सारे टॉपिक करा रखे हैं, जाकर आप एक बार जरूर देख लेना। और सभी पीडीएफ में प्रोवाइड भी करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। तो चलिए अभी इसको हम समझते हैं एलसीआर परिपथ क्या होता है। और बताया था जो नहीं कराए हैं वो करा दूंगा, तो करा रहे हैं। यहाँ से एलसीआर परिपथ, अब ध्यानपूर्वक देखिए एलसीआर क्या है। एलसीआर परिपथ है जिसमें एलसीआर तीनों एक साथ जुड़े हों। ऐसा परिपथ जिसमें एलसीआर तीनों एक साथ जुड़े होते हैं वो एलसीआर परिपथ कहलाता है। अब एल क्या है? एल है प्रेरकत्व। एल क्या है? प्रेरकत्व। सी क्या है? संधारित्र है। आर है प्रतिरोध है, तो हम पहले से जानते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बना हुआ है ये क्या है? एलसीआर परिपथ है। परिभाषा को बाद में देखेंगे, पहले इधर आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये क्या जुड़ा हुआ है? ये एल है, प्रेरकत्व है। ये क्या है? संधारित्र है। और ये क्या है? आर। आर क्या है? प्रतिरोध। और ये यहाँ पर जो लगा हुआ है ये क्या? ये हमारा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। अब ध्यानपूर्वक देखिए, अब यहाँ परिभाषा पढ़िए। जैसे आप एलसीआर परिपथ कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन भी समझना चाहिए। क्वेश्चन के लिए हम बता देते हैं किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, कोई 5 अंक में। जैसे यहाँ पर लिखा है एलसीआर परिपथ के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। यानी एलसीआर जो परिपथ है उसका श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाना है। और इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र निकालना है। अनुनादी आवृत्ति और अनुनादी परिपथ किसके लिए? एलसीआर परिपथ के लिए बनाते हैं भाई। अब ध्यानपूर्वक देखिए, अब यहाँ से जैसे हम लिखे तो हम क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम में एलसीआर परिपथ में। ठीक है, इतना आपको फिगर बनाना है, फिर लिखना चालू करेंगे। अनुनादी आवृत्ति और अनुनादी परिपथ के लिए श्रेणी क्रम में एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिए, लिखा है श्रेणी क्रम। अभी कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे श्रेणी क्रम क्या होता है। ये जो क्रम होता है, मान के चलो एक ये रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता है, इस पे 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर एक रास्ते पे चले, तीनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इस रास्ते से मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? तीनों मिल जाएंगे एक साथ। तो ये जो है, ये जो क्रम बना, ये कैसा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम। अगर मान के चलो तीनों बैठे हैं 3 रास्ते पे, अलग अलग अपने रास्ते पे, एक का रास्ता ये है, एक का ये, और ये जाकर एक रास्ते से इधर जुड़े हुए हैं। ठीक है, मेन रास्ता ये है, यहाँ से जुड़े हुए। अब ध्यानपूर्वक देखिए, अब अगर हम चलें तो तीनों हमें रास्ते चलने पड़ेंगे, तब तीनों व्यक्ति को मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो जुड़े होते हैं उन्हें हम बोलते हैं समांतर क्रम, और इस तरीके से जो जुड़ा होता है उसे श्रेणी क्रम बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाता है समांतर क्रम श्रेणी क्रम क्या है दर्शाइए। कुछ उसमें स्रोत लगाने को बोल देगा तो वो भी आप लगा लेंगे, कुछ भी लगा सकते हैं उसमें, जैसे यहीं उठाकर तीनों लगा देंगे, यहाँ क्या दिक्कत है। तो लिखा है श्रेणी क्रम में एलसीआर परिपथ। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं एलसीआर परिपथ, एक ही रास्ते में जुड़े हैं भाई। परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली जो धारा का मान है वो अधिकतम होता है। किसके लिए? धारा स्रोत की जो विशिष्ट आवृत्ति है उसके लिए जो परिपथ में बहने वाली धारा है उसका मान अधिकतम होता है। इस स्थिति को, जो ये स्थिति बनती है अधिकतम धारक मान है, किसके लिए? धारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की जो आवृत्ति है उसके लिए। फिर जो स्थिति बनी इसी को अनुनाद की स्थिति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनुनाद की स्थिति कहते हैं। अब यहाँ पर विशिष्ट आवृत्ति, और इस विशिष्ट आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? अनुनाद की आवृत्ति कहते हैं, क्योंकि यहाँ अनुनाद की स्थिति बन गई तो अनुनाद की आवृत्ति भी है, ये आपको ध्यान देना है। और फिर तुरंत आप फिगर बना देंगे। अब यहाँ से मेन काम चालू होता है, अभी तो हम बता ही रहे हैं उसके बाद। अब मेन काम चालू होता है। श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है, यहाँ से हमें पता चल गया। आगे लिखेंगे श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है, जिसे निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। अब हमें यहाँ तो पता चल गया कि धारा का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। और जिसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? निम्न समीकरण से प्रदर्शित करते। अब समीकरण कहाँ है? सोच रहे होंगे ना, तो समीकरण यहाँ है, ध्यानपूर्वक। समीकरण होता है v इक्वल टू आई नोट इंटू जेड होता है। आई नोट इंटू क्या होता है? जेड होता है। अब चूंकि हम जानते हैं जेड इक्वल टू क्या होता है? प्रतिबाधा होता है। क्या होता है? प्रतिबाधा होता है। जेड इक्वल टू क्या होता है? प्रतिबाधा होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। जेड इक्वल टू क्या होता है? प्रतिबाधा। अब यहाँ से हमें निकाल लेना है आई, तो निकाल लेते हैं। आई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी नोट अपान में जेड। वी नोट अपान में क्या हो जाएगा? जेड। अब यही समीकरण हो गया किसका? जो परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम है उसका। अब यहाँ से चूंकि हम जेड इक्वल टू जो प्रतिबाधा है ये भी हम जानते हैं, चूंकि लिख देंगे भाई। चूंकि जेड इक्वल टू क्या होता है? जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट आर स्क्वायर, और प्लस में होता है
ओमेगा, ये जो डब्लू दिख रहा है ना, ये डब्लू नहीं है, ये है ओमेगा। ओमेगा थोड़ा इसे बनाते हैं डिजाइनर इस तरीके से, तो ये यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ओमेगा, ओमेगा एल, और फिर -1/में ओमेगा सी, और इस पूरे का स्क्वायर होता है, इस पूरे का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब ये होता है, हम जैसे समीकरण निकाले, अब समीकरण में हम जानते हैं जेड इक्वल टू क्या होता है, इतना होता है, और जेड होता क्या है, जेड होता है प्रतिबाधा। अब जैसे ये पता चला तो इसको मान उठाकर रख दीजिए इस समीकरण में, इसमें तो आई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नोट अपान में अंडर रूट हो जाएगा आर स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा ओमेगा एल -1/में ओमेगा सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जैसे ये हुआ, अब लिखेंगे अतः, अतः स्पष्ट है, स्पष्ट है, अतः क्या है भाई, स्पष्ट है, स्पष्ट क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए, स्पष्ट है कि भाई ओमेगा एल -1/में सी, ओमेगा एल -1/में ओमेगा सी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको उधर भेज देना। जैसे इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ओमेगा एल इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/में ओमेगा सी, ओमेगा सी। जैसे आप यहाँ तक पहुँचे उसके बाद में यहाँ से स्पष्ट है कि ये जो प्रेरकी प्रतिघात है वो किसके बराबर है, संधारित्री प्रतिघात के। तो यहाँ से लिखेंगे यानी प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिघात इक्वल है किसके, इक्वल है भाई, संधारित्री प्रतिघात के, संधारित्रीय प्रतिघात, संधारित्री प्रतिघात के। ये आप यहाँ तक लिखें। जैसे आपने लिखा, अब आ जाइए समीकरण जेड इक्वल टू, जेड जो हमारा यहाँ से हमें मिला था ये वाला समीकरण, यहाँ पर आ जाइए, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आई नोट। अब देखिए हमने वी नोट तो वैसे है, अब यहाँ से हम इसको क्या माने हैं, ओमेगा एल -1/में सी को हम क्या माने हैं, जीरो माने हैं कि नहीं माने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको जीरो रख देंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, वी नोट अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर, ये हो गया। अब जैसे ये हुआ यहाँ पर, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे इतना हुआ जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही आएगा, और ये अंडर रूट क्या बचेगा, आर का स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, आई नोट इक्वल टू वी नोट अपान में आर, ये बचेगा, ये बचेगा। अब यही धारा का क्या हो गया, परिपथ में धारा का मान, अतः लिखेंगे, अतः आई मैक्स, आई नोट इसको क्या करेंगे, मैक्स कर देंगे, मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नोट मैक्स इक्वल टू वी नोट अपान में आर। ये क्या है, परिपथी जो अनुनादी परिपथ है उसकी क्या हो गई, धारा, अनुनादी परिपथ की क्या हो गई, धारा हो गई। धारा क्या है, आई नोट मैक्स अपान में वी नोट अपान में आर। जब धारा का मान, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो आर है ये क्या होगा, न्यूनतम होगा। न्यूनतम क्यों होगा, जब न्यूनतम होगा तभी तो धारा का मान अधिकतम होगा। जितना कम प्रतिरोध लगेगा तो धारा उतनी ज्यादा प्रवाहित होगी, क्योंकि प्रतिरोध का काम ही है भाई रोकना धारा को। तो ये न्यूनतम होगा तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ये जब अधिकतम होगा तो ये घट जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती भी हैं। तो ये यहाँ से हमारा मिल गया आई, यानी अनुनादी परिपथ में बहने वाली धारा का मान। ऐसे ही आप यहाँ तक निकालेंगे, आई मैक्स निकाल लेंगे। अब इसको समीकरण 1 दे देना है। अब क्या निकालेंगे, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिए, अनुनादी आवृत्ति ओमेगा नॉट प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व ओमेगा नॉट इंटू प्रेरकत्व 1/में होता है ओमेगा नॉट सी, ये होता है ओमेगा नॉट सी। अब ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो ओमेगा नॉट है, ये जो ओमेगा नॉट है, इन दोनों को एक साइड कर लेंगे, एल जो यहाँ गुणे में है इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ से ये भाग में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा इंटू क्या होगा, ओमेगा का स्क्वायर, और जो गुणे में है यहाँ पर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एलसी हो जाएगा। जैसे ये हुआ, अब ये जो स्क्वायर है इसको उधर भेज देना है, स्क्वायर किधर भेज देना है, उधर। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट का हो जाएगा 1/LC, ये हो जाएगा ना। अब 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहता है, अगर अलग अलग करेंगे इसका अंडर रूट हो जाएगा, इसका अंडर रूट, और 1 का अंडर रूट 1 ही रहता है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/LC। यहाँ तक आपको कर लेना है। अब ये जो यहाँ से निकला ये क्या होता है, कोणीय आवृत्ति। ये कैसी आवृत्ति होती है, ये कोणीय आवृत्ति होती है। अब आपको निकालना क्या है, अनुनादी आवृत्ति यहीं से निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। जहां तक जैसे आप पहुंचे तो ये जो निकला ये हम जानते हैं ये क्या है भाई, ये कोणीय आवृत्ति। ये कैसी आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति। अब जैसे कोणीय आवृत्ति निकली, अब लिखेंगे माना
कि जो है अनुनादी आवृत्ति एफ हो, माना अनुनादी आवृत्ति एफ हो, तो हम जानते हैं ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 पाई एफ हो जाता है। ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए, 2 पाई एफ। अब ये जो 2 पाई एफ है इधर भेज दीजिए भाई, ये 2 पाई एफ हो जाएगा इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा। अब ओमेगा इक्वल टू हम जान ही रहे हैं कि क्या है भाई, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC है, 1/√LC है। तो यहाँ से रख दीजिए भाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जहाँ से 2 पाई एफ इक्वल टू 1/√LC ये हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, अनुनादी आवृत्ति एफ निकालना है। तो जो इसके साथ गुणे में है उसको उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ से निकलेगा एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई LC। यही हो गई अनुनादी आवृत्ति। यही क्या है, अनुनादी आवृत्ति। यहीं तक आपको करना है, बहुत आसान है। 1-2 बार जब आप इसको देखेंगे आराम से, इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, तब फिर उसके बाद में समझाते हैं इसको। ध्यानपूर्वक इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार इसको पढ़ना, परिभाषा पढ़ना, फिर यहाँ देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतने के 5 अंक मिलते हैं भाई, इतने के ही 5 अंक। अगर इसको करा जाए तो बहुत बड़ी है डेरिवेशन, तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन इतना अगर कर दिए तो समझ लीजिए आपके 5 अंक पक्के हैं। उम्मीद करता हूँ ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं कराता रहूँगा। केमिस्ट्री के मैं लेकर आने वाला हूँ 10 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, वो भी एक ही वीडियो में, बिल्कुल आसान भाषा में। मेरे जो पहले बच्चे हैं उन्होंने कर रखे होंगे, अगर जो अभी नए जुड़ रहे हैं उनको ध्यानपूर्वक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी आज या कल उसकी जितनी भी डेरिवेशन, जितनी भी जो केमिस्ट्री की रिएक्शन है, उसमें से 10 छांट के, गिनी चुनी 10 जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, अगर आप 10 तैयार कर लेते हैं तो 10 में ही आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।